चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो के मेन टॉपिक को, और वो कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन है। कल की वीडियो हमने क्लियर कट ये चीज देखी कि एक सेल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कौन कौन से फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं और वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमने जानकारी ली। उसी जानकारी के तहत हमने एक और जानकारी को ऐड किया था, वो ये कि सेल के टाइप्स मैंने दो आपको डिफरेंट टाइप बताए। पहला डिफरेंशिएशन यह बताया कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे दो टाइप की सेल हो सकती हैं। दूसरा, सेल मिलती हैं जहां जहां, यानी उनकी फाइंडिंग के आधार पे वो दो टाइप की होती हैं। तो फाइंडिंग के आधार पे मैंने बताया था आपको एनिमल और प्लांट सेल अलग होते हैं, कल पढ़ा भी था हमने उनके डिफरेंसेस को। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब अगले वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ाऊंगा, जो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की डिफरेंस होती है। जैसे ये नाम सुनते हैं थोड़ा सा हमारी हार्ट बीट इधर उधर हो जाती है, मत डरिए। अगले 5 मिनट के अंदर ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपके लिए एकदम फ्रेंडली वर्ड्स बन जाएंगे। ओके, चलिए तो हमको शुरू करना है हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस। गौर से देखिए, यहां पर आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमको इनको और इनको छोड़ देना क्योंकि ये तो हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, सपोर्टिव है बस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वर्ड्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप कुछ नहीं करिए, केवल उनके वर्ड्स को पकड़ लीजिए। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो मतलब एडवांस लेवल, प्रो मतलब आगे का एडवांस लेवल। ठीक है, और यूकैरियोटिक का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? यूकैरियोटिक, यू आप तुम, मतलब क्या? मनुष्य। अलग बात है कि कभी कभी मम्मी हमको मनुष्य मानव मानती नहीं, बोल देती है जानवर कहीं का, जानवर कहीं की। कोई बात नहीं, तो उनका यह कहना भी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ही आता है। वो बायोलॉजिकली बिल्कुल सही बोल रही है, कुछ गलत नहीं बोल रही है। तो जानवर कहे तो बुरा मत मानना, बात एक ही है। मैंने कहा था इंसान एक समझदार, चालाक, थोड़ा सा धूर्त जानवर है। ठीक है, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि हम, आप और हम यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो प्रो में कौन आते हैं? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बोर्ड की तरफ मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए। प्रो मतलब एडवांस। अगर मेरा शरीर एकदम से फैलकर कोई भी रूप धारण कर ले तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ा एडवांस टेक्निक है। ये टेक्निक होती है अमीबा के अंदर। आप ये कहें कि किसी भी एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर लेता है यार ये आदमी, ये तो बड़ा एडवांस है, ये होती है जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका मतलब ये अमीबा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल वगैरह, नील हरित शैवाल, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? प्रोकैरियोटिक के, एडवांस है। और आप और हम किस में आ जाएंगे? प्राणी जंतु सब यूकैरियोटिक में। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब अपन उन डिफरेंसेस को पकड़ते हैं जो एग्जाम में आते हैं। वो किस आधार पे होंगे? गौर से देखिएगा। डीएनए के आधार पे, डीएनए का अंतर होगा दोनों में। श्वसन के आधार पर, रेस्पिरेशन का अंतर होगा दोनों में। राइबोसोम के आधार पे, साइज के आधार पे, राइबोसोम दोनों में तो मिलेंगे लेकिन अलग अलग साइज के मिलेंगे, उनके साइज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और कुछ सिंपल डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पॉइंट वाइज डिफरेंसेस को हमको देखना है। राइट, डीएनए प्रोकैरियोटिक में सिंगल होता है, सिंगल एक धागा, और यूकैरियोटिक में डबल होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको भी पता है कि ह्यूमन में डबल हेलिक्स मॉडल याद है ना? याद है, वॉटसन और क्रिक डीएनए के खोज करता, आगे पढ़ेंगे अपन उसको। तो डबल हेलिक्स मॉडल, तो ह्यूमन में क्या मिलता है? डबल। तो अगर ह्यूमन में डबल मिलता है तो जो उससे छोटा है ना हमसे, बैक्टीरिया, वायरस सब, तो जो उससे छोटा है उसमें सिंगल मिलेगा। एक चीज क्लियर हुई। ठीक है, इसके बाद श्वसन यानी रेस्पिरेशन। आपको भी पता है कि हमारे शरीर में श्वसन किससे होता है? नाक से, फेफड़े से नहीं। ये मेन तो फंक्शनल डिफरेंसेस हैं, एपरेटसेस हैं, संसाधन है। लेकिन अंदर से जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है ना, एडीपी को एटीपी में तोड़ रहा है जो, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारे शरीर का ऊर्जा ग्रह, एनर्जी सोर्स, पढ़ा होगा आपने बचपन में, अभी भी पढ़ना है अपन को। हमारे अंदर यूकैरियोटिक है ना हम, तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन होता है। वो बेचारे छोटे हैं, मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही श्वसन कर लेते हैं। एडवांस है, छोटे लेकिन एडवांस है। बोले इतना सब कुछ चाहिए ही नहीं, एक मेम्ब्रेन से श्वसन कर लेंगे। गुड, ठीक है। राइबोसोम दोनों में मिलेगा, लेकिन छोटे हैं तो छोटा मिलेगा 70s, हम बड़े हैं तो बड़ा मिलेगा 80s। एस इनकी मतलब आयतन और घनत्व की, डेंसिटी की और उनके मास की यूनिट होती है एस।
उसका फुल फॉर्म भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं अभी मैं। सो 80s और 70s टाइप के होते हैं, मिलेगा लेकिन डिफरेंसेस है। इसके अलावा पर्टिकुलर चले जाइए प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में नो हिस्टोन प्रोटीन, नो क्रोमेटिन फाइबर्स एंड नो न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये वर्ड जो मैं कह रहा हूं ना आपसे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी पूरी तरह से सुस्पष्ट रूप से दिखने वाला केंद्रक। इसको याद रखिएगा कि वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, बहुत छोटे होते हैं ना तो डिफाइन नहीं हो सकता अच्छे से। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ऐसी कोई संरचना बनती ही नहीं है अंदर कि प्रोटीन की जरूरत पड़े, प्रोटीन ताकत देता है। और क्रोमेटिन फाइबर, ये क्या होते हैं? क्रोमेटिन तंतु आपने सुना होगा। ये क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं ये आपस में एक साथ कनेक्ट होने के बाद क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बनाते हैं। ये डिटेल आपको अगले पार्ट में पढ़नी है, लेकिन अभी बस इतना समझ लिए, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी क्रोमेटिन सूत्र गुणसूत्र बनाते हैं। बिखरे हुए से धागे होंगे जो आपस में संगठित हो जाकर एक रस्सी बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक है, इतना जानिए, अभी आगे और आपको जानकारी मिलेगी। तो बनी बात है कि वो तो हम में होता है, इनमें कहां से होगा? बात समझ में आ गई? वो हम में होता है, प्राणियों में होता है, चल फिर सकते हैं जो उनमें होता है, पौधों में होता है, इनमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको एक डिफरेंस पता चला कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब एडवांस लेवल, यू मतलब यू, आप, तुम, मनुष्य, जानवर, प्राणी, जंतु। ठीक है, डीएनए उनमें छोटे होते तो सिंगल होगा, हम बड़े होते हैं तो हमें डबल हेलिक्स होगा। उसके बाद श्वसन, वो एडवांस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एडवांस में श्वसन कर लेते हैं और हमें तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ठीक है, राइबोसोम, वो छोटे हैं तो छोटे साइज का मिलेगा 70s, हम बड़े हैं तो हमको 80 साइज में मिलेगा 80s। और उनमें कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं, क्रोमेटिन फाइबर की जरूरत नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, और बैक्टीरिया, एल्गी उसके एग्जाम्पल है। सो गाइस, अभी आपको यह पता चल गया कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जिसके आधार पे ये सेल के टाइप अलग हुए। देखो, किसी भी सेल में सबसे सेंटर पॉइंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटर मतलब केंद्र, लेकिन केंद्र को साइंस क्या कहता है, बायोलॉजी क्या कहता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। यानी यहां कोई ना कोई एक अंतर तो ऐसा जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग हुए हैं केंद्रक के आधार पे। हां, केंद्रक के आधार पे, क्योंकि वही सब कुछ कराता है। तो क्या? एडवांस लेवल प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यू, आप, मैं, यू को याद रखना, यू से बनता है युक्त, युक्त मतलब साथ में। तो अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों में से कौन सा है जो केंद्रक युक्त है? देखो, इंग्लिश मीडियम वाले भी इतनी हिंदी समझते हैं। केंद्रक युक्त यानी न्यूक्लियस के साथ, यू से युक्त, केंद्रक युक्त, आप भी समझ गए कौन होगा? यूकैरियोटिक। तो फिर भैया प्रोकैरियोटिक क्या होगा? इतना एडवांस है, बोले हमारे केंद्रक को किसी झिल्ली विल्ली की जरूरत नहीं है, कोई आवरण की जरूरत नहीं, हटाओ सब किनारे करो, हम तो बिना झिल्ली के काम चला लेंगे। तो जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, वो प्रो लेवल पे है प्रोकैरियोटिक, जिसका केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता, वो फैला हुआ है। लेकिन हमारा जो केंद्रक है वो झिल्ली युक्त है, यूकैरियोटिक युक्त है, तो वो वेल डिफाइंड है। और ये आपने कल देखा भी है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में बताई गई है बात समझ में आ गई आपको? ये है मेन डिफरेंस। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर, हमने बुक्स में तो बहुत सारे डिफरेंस देखे, लाइन से दिए हुए हैं, एक लाइन में आपको बताऊंगा और वो सारी लाइन आपको याद हो जाएंगी। देखिए, बुक का काम है एक्सप्लेन करना, लेकिन जब आप अपना दिमाग लगाकर और दिल लगाकर पढ़ते हो तो एम एकेडमी में सारी चीजें आपके लिए आसान कर दी जाती है। कैसे? सुनिएगा। यूकैरियोटिक के एग्जांपल हमने कल देखे थे, एनिमल प्लांट दोनों। तो हमने उसमें जो सारे ऑर्गन देखे, जितने भी, कौन कौन से? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। फिर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया देखा, राइबोसोम देखा, लाइसोसोम देखा, सेंट्रोसोम देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, उसके बाद फिर प्लास्टिड्स देखे, उसके बाद उसमें न्यूक्लियस भी देखा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे, वैक्यूल्स वगैरह। ठीक, वो सब किसके अंदर थे? एनिमल या प्लांट सेल के अंदर। और वो किसके एग्जांपल है? यूकैरियोटिक के। तो बनी बात है कि अगर ये इससे अलग है तो सीधा मतलब मैंने कल ही आपको बताया था कि जो चीजें यूकैरियोटिक में मिलेंगी वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगी। तो अब आप एक एक लाइन करके लिखते रहो कि लाइक केंद्रक यूकैरियोटिक में मिलता है, वेल डिफाइंड होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, आप लिखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक में मिलेगा लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी यूकैरियोटिक में मिले, नहीं, लेकिन बहुतायत मात्रा में मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, आप बोलेंगे लाइसोसोम यूकैरियोटिक में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आप बोल रहे थे कि लिस्ट बहुत सारी लिखी है।
एक लाइन में आपको सब आसान हो गया कि जो चीजें यूकैरियोटिक में मिल रही हैं हमने कल देखी हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगी। राइबोसोम दोनों में मिलेगा, लेकिन इनमें छोटा मिलेगा 70s, हमें मिलेगा 80s। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंपॉर्टेंट हार्ड टेंशन देने वाले वर्ड्स। मैंने बोला था 5 मिनट, शायद 5 से ज्यादा हो गए, लेकिन आप अपने जहन में सोचिए कि अब आपके लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंतर सुस्पष्ट है, वेल डिफाइंड है। इनके डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझ गए आप, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। चलिए, तो अब बारी है हमारी अगले पार्ट की, और अगला पार्ट क्या था कि कल हमने एनिमल और प्लांट सेल को देखा, उसमें सारे उनके कंटेंट्स, इंटरनल कंटेंट्स को देखे, और कल ही मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि अब इसके आगे मैं उनके बारे में भी आपको वो सबसे जरूरी पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक करके हम हर ऑर्गन को लाइन से देखेंगे। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स थे। यहां स्क्रीन पे आप लिस्ट देखेंगे तो लाइन से आपको सारे ऑर्गन्स जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है, वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन जिसे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली कहा जाता है, फिर सेंट्रोसोम है जिसे तारक काय के नाम से भी जानते हैं हम, फिर ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहा जाता है, राइबोसोम जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, और नो डाउट कि सबसे इंपॉर्टेंट केंद्रक होता है, उसे हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि केंद्रक एक अलग ही सेगमेंट है जहां से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो ये वो चीजें जो यहीं समाप्त हो जाएंगी, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सिंपल पॉइंट में मैं दो चीजों को आपको बताना चाहूंगा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैंने कल भी आपको क्लियर किया था, मतलब लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था, वॉल मजबूत आवरण होता है, सॉलिड कवरिंग, और झिल्ली एक पतली, ठीक है। हम यानी एनिमल्स वो हैं जो अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं, इस वजह से ईश्वर ने जो हमें दिया एक पतली मेम्ब्रेन दे दी, तो उससे हम अपना काम चला लेंगे, क्योंकि बाकी तो अपना बचाव हम कर सकते, लेकिन पेड़ पौधे ऐसा बचाव अपना नहीं कर सकते, तो उनको ऐसी चीजें दी हैं ईश्वर ने जो मजबूत हैं, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल किसमें मिलती है? पौधों में मिलती है, और वह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज वो जो पौधों में मिलता है जिसे जानवर खा के हजम कर सकते हैं, लेकिन प्राणी यानी कि बेसिकली क्या बोलते हैं, हम जो होते हैं मनुष्य, वो नहीं कर सकते। अब ये कैसे होता है, ये एक छोटा सा टॉपिक है अलग, लेकिन बता रहा हूं। हमारे अंदर अपेंडिक्स नाम का राइट साइड का एक स्ट्रक्चर होता है। जब हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपको वो दिखाई देगा, अपेंडिक्स एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर होता है। वो अपेंडिक्स जानवरों में विकसित होता है, पूरी तरीके से उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है। वो ऐसा होता है जो सेल्यूलोज का पाचन कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। हमारे में चूंकि है नहीं, अविशेषी अंग बन चुका है वो, ठीक है, एक फॉसिल काइंड ऑफ, तो वो हमारे लिए अवशेषी अंग बन चुका है, तो हम उनका पाचन नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते। जानवरों में होता है, इसलिए वो सेल्यूलोज का पाचन हो जाता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि पौधों में वो सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति मिलती है, बात समझ में आ गई, और वो पौधों में मिलती है। और हम अपनी सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, झिल्ली मतलब जिसके दोनों तरफ देखा जा सके, सेमी परमिएबल, ट्रांसपेरेंट तो होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब परमिशन टू गो, जिसके पार जाया जा सके, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य। अब ये अर्ध पारगम्य का मतलब कुछ पदार्थ पार जा सकते हैं और कुछ सब्सटेंस पार नहीं जा सकते। अब इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइएगा आपके कौन सा जा सकता है और कौन सा नहीं, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। बेसिकली ये सब कुछ साइंस की डेप्थ होती है, बेस होती है, जहां पर आपको जाना नहीं है फिलहाल, ठीक है। सो आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि वो क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, ठीक है। उसका काम क्या होता है मैंने आपको बताया, जिन चीजों की जरूरत है उनको अंदर रखो और जिनकी जरूरत नहीं उन्हें बाहर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारी चीजों का ये वो काम करती है, किसमें, सेल के, ठीक है। अगला आप देखते हैं, अगला लिखा हुआ है सेंट्रोसोम। अब इसके खोजकर्ता का नाम भी बताया गया, सेंट्रोसोम के खोजकर्ता, जिसे तारक काय कहते हैं, बोबेरी। आपको याद होगा मैंने कल एक नाम लिया था, जैसे ही तारक काय बोला तो मैंने बोला कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, याद करना है, रिलेट कैसे करना है। तारक काय, इंग्लिश वालों को भी बताऊंगा, डोंट वरी, तारक काय एज लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोले देख देख के बोर हो गए हैं, तो इसकी खोज किसने की है, बोबेरी ने।
अब हिंदी से इंग्लिश वालों के लिए आ जाते हैं, सेंट्रोसोम। देखो सेंटर मतलब होता है मेन, तो कुछ समय पहले तक हमारे यहां जो मेन पॉइंट बना हुआ था वो बाबरी मस्जिद बनी थी, तो बोबेरी से बाबरी, ठीक है, सेंट्रोसोम। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बोबेरी ने इसकी खोज करी थी, और मजे की बात यह है कि यह केवल जानवरों में मिलता है, यानी एनिमल्स में मिलता है, ह्यूमन में नहीं। अब यहां पर आपको ह्यूमंस को अलग रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी संरचना मिलती है, सेंट्रियोल। बस आप नाम याद रख लीजिए, सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल, सिंपल है। बायोलॉजी बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आराम से सुनिए, कोई जबरदस्ती का माइंड मेकअप मत कर लीजिए, बहुत काम आएगी आपके, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग इसे पढ़ने से दूर भागते हैं, और जो पढ़ते हैं उन सबको एम एकेडमी की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को मैं हमेशा बोलता हूं ना, हिंदी बहुत फायदे की होती है, 100 में से 95 बार। कैसे? सुनिएगा। अंतः मतलब आपको भी पता है अंदर, जालिका मतलब आपको भी पता है जाल, एक प्रकार का नेट, ठीक है। प्रद्रव्य का मतलब नहीं मालूम, तो प्रद्रव्य मतलब होता है प्लाज्मा, राइट, तो प्लाज्मा काइंड ऑफ, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा के जैसी एक जालनुमा संरचना जो अंदर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जालनुमा संरचना जिसमें जाल बना हुआ होता है, दैट्स इट। आप बस ER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बस इतना ही जानिए, ठीक है। फैक्ट जो आपको जानने वो ये कि प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन यहां होता है। अब ये फॉर्मेशन कौन करता है ये अभी आपको बताऊंगा मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कर रहा है, इसके अंदर एक फैक्ट्री है जो ये काम करती है, अभी आगे अपन देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और देखते हैं राइबोसोम। कल जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, एक स्मूथ और एक रफ, चिकनी और खुरदुरी। और मैंने कल ही आपको बताया था, और आपको याद भी आ गया होगा कि खुरदुरी तब होगी जब उसमें दाने होंगे, काहे के दाने, राई के दाने। तो राइबोसोम ऐसी संरचना है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाती है और उसे खुरदुरा बनाती है, और यही राइबोसोम है जो लिपिड और प्रोटीन को तोड़कर क्रिएट करती है हमारे शरीर के उपयोग होने लायक। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आया कि वो कौन है जो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा था, वो राइबोसोम है, ओके। चलिए इसके अलावा राइबोसोम के खोजने वाले का नाम अपन देखते हैं। एक ने प्लांट में खोजा और एक ने एनिमल में खोजा। तो जिसने प्लांट में, मैंने बोला ना पहले प्लांट में आने के चांसेस है, एनिमल में डायरेक्ट कोई नहीं घुसेगा, दिक्कत हो सकती है। तो प्लांट में जिसने राइबोसोम को खोजा, देखिए उसका नाम भी क्या है, रॉबिन्सन, और सन है तो उसके साथ में एक और कोई होगा, और राई कैसी होती है, ब्राउन। तो राइबोसोम एंड ब्राउन ने 1953 में इसकी खोज करी, और उसी साल एनिमल्स में राइबोसोम की खोज करने वाले थे कौन, पैलेट। हम एनिमल्स को पालते हैं, पैलेट, तो एनिमल्स में पैलेट ने, और राइबोसोम रॉबिन्सन, और राई ब्राउन होती है तो ब्राउन कलर का रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्लांट्स में खोज करी। कितना इजी है ना, देखिए रिलेट करके आराम से याद हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा इसी वीडियो के पिछले सेगमेंट में कि यूकैरियोटिक बड़ी होगी तो ATS, और वो S क्या है, वो यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट। S मतलब स्वेडबर्ग, उस आदमी का नाम है जिसने ये यूनिट बनाई थी, स्वेडबर्ग यूनिट, जो उसके साइज को बताती है, ठीक है। सो ATS यूकैरियोटिक में राइबोसोम होते हैं, 70S होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही नहीं, ये साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलती है। अब देखिए जैसे मैं साइटोप्लाज्म बोलता हूं, आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि साइटो वर्ड सर ने पिछले वीडियो में बताया था कि किसके लिए है, सेल्स के लिए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में भी ये मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद हो गया अच्छे से। इसके बाद मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट, तो कल ही मैंने प्लास्टिड्स बताए जिनके 3 टाइप बताए थे, जिसमें मैंने बोला था क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट वो था जिसकी वजह से पौधों में फूल में और बीजों में रंग आता है। याद आया कुछ?
बिल्कुल वही। तो क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम मिलता है। लेकिन मेन जगह कहां है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक के रहता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टीमेट एनर्जी क्रिएट करता है। माई मतलब क्या होता है? मां। और हमारी एनर्जी का रिसोर्स कौन होता है? मां। तो हमारे शरीर में भी एनर्जी कौन क्रिएट करता है? मां। माइटोकॉन्ड्रिया, माई। और वो क्या होता है? माई। हमारी मां कैसी है? अल्टीमेट है। तो अल्टमैन नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की, लेकिन इसका नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? बेंडा। क्या नाम है? बेंडा। तुमने खोज की है अल्टमैन, देखो मैं अपना नाम देकर इसको एक नाम दूंगा और तुम्हारी सफलता की बैंड बजा दूंगा, बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करते हैं अल्टमैन और उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया बेंडा ने। खोज करने वाले ने 1886 में इसकी खोज की थी। और चूंकि मैंने बताया ना आपको कि ये श्वसन का काम हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में श्वसन का काम करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? श्वसन स्थल। क्या बोलते हैं? श्वसन स्थल। यानी ये हमारी ऊर्जा राजधानी है। हम सांस नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है। इसके अलावा इसे सेल इंजन भी कहा जाता है। इंजन क्या करता है? पूरी रेलगाड़ी को, ट्रेन को ऊर्जा देता है, तो सेल इंजन, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है वो किस रिसोर्स से बनती है? वो होता है ADP। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है और इसे बना देता है ATP। टी टाइगर वाला टी, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कुल मिला के यह हुआ कि डाई को ट्राई में बदल दिया। भाई डाई को तोड़ोगे तो ट्राई होगा ना, 2 से 3 टूट जाएंगे वो। और जब कोई चीज टूटती है तो एनर्जी निकलती है उसी में। बात समझ में आ गई? तो ADP को ATP में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया और हमारी बॉडी को, हमारी सेल को, हर एक सेल को क्या देता है? एनर्जी। इसीलिए उसे एनर्जी रिसोर्स भी कहा जाता है। एनर्जी कैपिटल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट? बॉडी एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के नाम को पकड़ो, लाइसिस। लाइसिस और थोड़ा छोटा कर लो, लाइ। लाइ मतलब होता है झूठ। लाइसिस का मतलब होता है टूट कर घुल जाना, किसी चीज का समाप्त होना। जैसे हम बोलते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस, हमारे बॉडी में कभी सुना होगा ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज का अपघटन होना, टूटना। लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज का टूटकर खत्म होना और लाई का मतलब होता है झूठ। अब ये दोनों वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं? एक तो आपको प्रैक्टिकल वर्ड बता रहा हूं और लाई मतलब झूठ बोल के उसको रिलेट कर रहा हूं। कैसे? जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा समझ लो वो डूबा। जो लाइसिस होगी मतलब वो डूबा। तो इसके खोजकर्ता कौन है? डी डूबे। और लाइसिस का मतलब होता है टूटकर खत्म होना। तो कोई भी चीज जब यहां पर आती है तो वो समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल पाउच, सुसाइडल वेसाइकल। देखो दोनों वर्ड को रिलेट करके कैसे आसानी से पढ़ लिया अपन ने। मैं सही बोल रहा हूं ना? अगर आपको सारे रिलेशंस अच्छे लगे तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालकर मुझे एक मैसेज जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको बायो पढ़ के, और दूसरों से भी इस बारे में बात कीजिएगा, ठीक है। हमें आपकी जरूरत है, जरूरत पर हमारे काम आइए। आज जो आप वक्त और जो अपना थोड़ा सा पैसा आप दे रहे हैं ना, आगे वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला नाम लेते हैं हम गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। कल जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें ऊपर की तरफ था ना, जहां पर एक गोल्जी एपरेटस लिखा था, गोल्जी वेसाइकल लिखा था, उनको मिलाकर क्या बोलते हैं? गोल्जी काय। काय मतलब का आकार, बॉडी जिसको बोलते हैं काया। तो गोल्जी बॉडी सिंपल है। इसको खोजने वाले का नाम भी ऐसा ही है, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। और आपने देखा था कि कैसी नली की जैसी संरचनाएं थी ना, तो ये भी नली की जैसी संरचनाएं होती हैं। ये नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और नलिकाओं का काम क्या होता है? जाने का रास्ता देना। एक सेल के अंदर ऐसी सारी चीजें जिनके सेल के अंदर नहीं रहना चाहिए, उन्हें सेल से बाहर निकाल देता है। यानी ये सेल के अंदर आने और जाने के लिए एक रास्ता देता है, और रास्ते को हम बोलते हैं यातायात। तो आपसे कभी पूछा जाए कि हमारे बॉडी में या हमारी सेल में यातायात प्रबंधक यानी रोडवेज मैनेजमेंट किसको बोलेंगे हम? गोल्जी बॉडी को। बात समझ में आ गई? इसे रिलेट कैसे करें? वैसे तो आपने स्ट्रक्चर देखा है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, गोल्जी इज वेरी सिंपल वर्ड। गाली। आप सड़क में गलत तरीके से चलो, तुरंत गाली पड़ेगी आपको।
तो यातायात प्रबंधक गोल्जी बॉडी को कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में एक सेल के अंदर। सो गाइस, ये जो भी स्ट्रक्चर आपने देखे और सारे रिलेशंस के साथ मैंने आपको इसे बताया, ये सब कुछ एक सेल के अंदर मिलता है। प्लास्टिड्स मैं आपको कल ही बता चुका हूं, बीच में अभी रिपीट कर ही दिया था, ठीक है। वैक्यूल्स का कोई काम नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, तो आपको बस इतना जानना है कि वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, रसधानी जिनको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस देता हूं कि मैं चाहता हूं कि उसके थ्रू हम जब अगले टॉपिक में बढ़ेंगे तो हम इसे अगले वीडियो में ही पढ़ें। आप देखिए लास्ट वीडियो से ये वीडियो कैसा कनेक्टेड है और इस वीडियो से अगला वीडियो अभी से कनेक्टेड है। दिस शोज कि आपको कनेक्शन आना चाहिए, वो तो बन ही जाता है। जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीजों को बड़े बड़े तरीके से ही पढ़ा जाए, छोटे तरीके से भी काम होता है। इलेक्ट्रिक का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो छोटे से डिफॉल्ट को जोड़ देने से सही हो जाता है और उसके टूटने से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसे ही बायोलॉजी भी एक ऐसा सिस्टम है जो छोटी छोटी चीजों से जुड़ा हुआ है। आपका शरीर है, आप ही का वातावरण है, आपके आसपास की जानकारी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। यकीन मानिए और विश्वास रखिए, कंटिन्यूएशन में अपनी पढ़ाई को जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा करते जाइए। पूरी बायोलॉजी की मास्टरी कम से कम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जरूर होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आने के पहले मैं ये चाहूंगा कि आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे जरूर क्लियर करते चलें, ठीक है। और ध्यान रखें अपने करियर का, अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।